हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज हमारी के सेकंड क्लास है जो हम बात कर रहे थे टॉप 100 एमसीक्यूज की एग्रोनॉमी की। और इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन जाना था और उनके आंसर्स जाने थे, ठीक है। तो हम पिछले वाले क्वेश्चंस में जो कुछ दो डाउट्स है वो क्लियर कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चीज पढ़ी थी, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ वहाँ पे वापस, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की मैंने बात करी थी, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की मैंने बात की, उसमें आपको बताया था कि इंडिया की, एक सेकेंड, इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो प्रेजेंट में कितनी है। तो वो आपका पहले था 134 जो मैंने बताया था, ठीक है। उसका जो अभी आपको अगर ऑप्शन आया तो आपको लगाना है 141.6% है, ठीक है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया, ग्रोस, ठीक है, नेट क्रॉप्ड एरिया, नेट सोन एरिया बोल दो, ठीक है, और इनटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। मैं आपको ग्रुप्स में डाटा शेयर कर दूंगा करंट वाला, ठीक है, वो पीडीएफ, जो आपको उससे पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा एक और कंफ्यूजन था इस वाले में, चिकोरी और कसकुटा वाले में, कि हमने जो है सेकंड ऑप्शन आपको बताया था, बट इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, जल्दीबाजी में हो जाता है, ठीक है। तो आपका चिकोरी का जो है बरसीम होगा और कसकुटा का ल्यूसर्न होगा, ठीक है। एसोसिएटेड वीड्स आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाए थे, ठीक है, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट कर लेना, ठीक है। तो हमारे दो क्वेश्चंस में डाउट था तो हमने क्लियर किया। उसके बाद हम बात करते हैं आज हमारी सेकंड क्लास की। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एसेशंस और रीजंस वाले क्वेश्चन, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप घबराओ नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है एसेशंस की बात करते हैं। एक, soil pH significantly affect the nutrient availability to the plant। रीजन है मोस्ट न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल टू प्लांट एट ए न्यूट्रल पीएच। सही बात है। फर्स्ट एसेशन क्या बोल रहा है कि आपका सोइल पीएच जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है या सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है आपके न्यूट्रिएंट के अवेलेबिलिटी को प्लांट के लिए, ठीक है। तो आपका जैसे फिक्स अगर हम बात करें तो फिक्स अगर पीएच, एक सेकेंड, फिक्स पीएच की बात करें तो आपका, आप सबको पता है कि न्यूट्रल पीएच पे आपका मोस्ट ऑफ जो न्यूट्रिएंट है वो अपटेक करते हैं प्लांट, ठीक है। अगर हम एल्कलाइन पीएच की बात करें तो मोलिब्डेनम, ठीक है, बोरोन वगैरह ये सारे एल्कलाइन पीएच पे ज्यादा अवेलेबल हो पाते हैं। अगर हम मोलिब्डेनम की स्पेशल बात करो तो 9 पीएच पे अवेलेबल हो पाता है प्लांट को इजीली। और फॉस्फोरस के लिए भी 7.2 जो पीएच है वो सूटेबल है, H2PO4 और HPO4 माइनस, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म्स इक्वली अवेलेबल होती है 7.2 पे। और उसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ सारे न्यूट्रिएंट्स की, तो 6.5 से 7.5 तक जो है सारे मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक होते हैं, है ना। तो एक्सेप्शन था मैंने बता दिया। उसके बाद आप नीचे रीजन जो है वो बोल रहा है कि मोस्ट न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल टू प्लांट ए न्यूट्रल पीएच। वही मैंने आपको अभी बताया 6.5 टू 7 तक या 7.2 तक अवेलेबल हो पाता है प्लांट को। तो इसका जो है ऑप्शन क्या राइट होगा देखते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्टली explanation of A. C option, A is true but R is false, A is false and but R is true, ठीक है। तो ये आपके चारों ऑप्शन में से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। रीजन जो है आपका सही है कि आर जो है करेक्टली एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, कि आपको पहले तो बोला इसने कि सोइल पीएच डायरेक्टली अफेक्ट करता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को, सही बात है। और नीचे इसने बोल दिया कि सारे जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट है वो प्लांट अपटेक कर पाता है न्यूट्रल पीएच पे, मतलब अराउंड 6.5 से 7 तक सारे न्यूट्रिएंट, मोस्ट ऑफ जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे अवेलेबल हो पाते हैं प्लांट्स को। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेकंड आपके सामने क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर अल्फा अल्फा, ठीक है। अल्फा अल्फा के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, है ना। तो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए राइजोबियम जेपोनिकम, बी ऑप्शन राइजोबियम ट्राइफोलाई, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद राइजोबियम मेलिलोटी, और नॉन ऑफ दिस। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा,
अल्फा 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 ल्यूसेंट की बात कर रहे हैं, ल्यूसेंट, तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइजोबियम मेलिलोटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे बायो फर्टिलाइजर है वो है ना। तो अगर और भी हम बात करें और भी बायो फर्टिलाइजर की, तो आपका जैसे मैं बात करूं मेलिलोटी उसकी ट्राइफोलाई की, तो हम मोस्टली बरसिम के लिए यूज करते हैं, बरसिम के लिए मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद जेपोनिका हम राइस के लिए यूज करते हैं, सॉरी सोयाबीन के लिए यूज करते हैं, सोयाबीन में यूज करते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से लेग्यूमिनेशियम आप किसके लिए करते हो, लेंटिल और पी, ठीक है, इन सब के लिए आप लेग्यूमिनेशियम राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम आप यूज करते हो। तो ये आपके सारे बायो फर्टिलाइजर जो आप जनरली यूज करते हो उसकी स्पीसीज, राइजोबियम की स्पीसीज है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच मेथड इज यूज फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा फोरकास्टिंग का मेथड है जो लॉन्ग और शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम यूज लेते हैं। फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है स्टैटिकल मेथड, उसके बाद डायनेमिक मेथड और न्यूक्लियर वेदर प्रिडिक्शन। तीनों मेथड्स दे रखे हैं और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ऑप्शन राइट होगा। आई होप आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। जल्दी जल्दी सारे कमेंट कर दो फटाफट, है ना। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके राइट ऑप्शन की। अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डायनेमिक। डायनेमिक को हम लॉन्ग और शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग हम उसके लिए काम में लेते हैं। उसके बाद स्टेटिस्टिकल शॉर्ट के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। ये मीडियम रेंज के लिए यूज लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये वेदर फोरकास्टिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैसेस। आपको पूछा है कि कौन सा सबसे ज्यादा ऐसी क्रॉप है जो ग्रीन हाउसेस गैसेस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है, या कौन सी क्रॉप है जो मैक्सिमम ग्रीन हाउसेस गैसेस में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है पेडी, शुगर केन और व्हीट और मेज। तो आप सबको पता है कि हमारे जो मीथेन है CH4, जो सबसे ज्यादा किससे निकलती है, हमारे पेडी से, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होती है, इस वजह से वहाँ पे मीथेन जो गैस है वो वहाँ से एनवायरनमेंट में जाती है और वहाँ से ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैसेस में। उसके अलावा हम वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट अगर पोटेंशियल की बात करें तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद बात करें कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस पोटेंशियल रखते हैं उसका कंट्रीब्यूशन है वो CO2 का है ना, आप सबको पता है। उसके बाद अगर हम मोस्टली एग्रीकल्चर के एक्सपेक्ट में बात करें तो CH4 है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इरिगेशन रिक्वायरमेंट। IR पूछा है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला पूछा है। तो इसमें जो है बच्चों को काफी ज्यादा डाउट होता है कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने IR इक्वल्स टू WR, IR इक्वल्स टू WR प्लस ER, IR इक्वल्स टू ER माइनस WR प्लस S, और IR इक्वल्स टू WR माइनस ब्रैकेट ER प्लस S। तो आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाफट फटाफट, ठीक है। फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ क्यों होगा, बात करते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है। हम वाटर रिक्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। एक तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमने क्या बोला कि हमने टोटल जो है हमने पानी दिया, ठीक है। तो उसको जोड़ते हैं, ठीक है। टोटल वाटर एप्लीकेशन, ठीक है, प्लस जो इफेक्टिव रेनफॉल है उसको जोड़ते हैं और सोइल कंट्रीब्यूशन जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम वाटर रिक्वायरमेंट को समझते हैं। और उसके बाद अगर हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इधर बात करते हैं कि जो IR है, यहाँ पे IR लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हम वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, हम होल पानी, जैसे मान लो हम फील्ड को पानी दे रहे हैं तो हम पर्टिकुलर एक जो हमारा प्लांट है उसने कितना अपटेक किया उसको ही तो हम इरिगेशन रिक्वायरमेंट में काउंट करेंगे। हम जितना भी कंट्रीब्यूट हुआ वो सारा उसमें इंक्लूड होगा। जो IR इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसको
वाटर रिक्वायरमेंट्स में से हम ER का मतलब है इफेक्टिव रेनफॉल, क्या है इफेक्टिव इफेक्टिव रेनफॉल, और एस का मतलब है सोइल कंट्रीब्यूशन, तो उन दोनों को भी हम जोड़ेंगे और उसको वाटर रिक्वायरमेंट माइनस कर देंगे तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला था, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शंस और रीजन वाला। तो आपका ये क्वेश्चन बोल रहा है ए एसर्शंस की बात करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन लीड टू सोइल डिग्रेडेशन, क्या ये सही है? उसके बाद रीजन क्या बोल रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर कैन अल्टर द पीएच ऑफ सॉइल एंड रिड्यूस इट ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। तो एसर्शंस बोल रहा है कि हम हमारी फील्ड में जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी या सोइल जो है खराब होती जाती है। सही बात है, एक ऑप्टिमम लेवल तक ही हमें सोइल में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना चाहिए ताकि हमारा भी काम हो जाए और सोइल भी खराब ना हो। वैसे तो ओवरऑल केमिकल फर्टिलाइजर हार्मफुल होते हैं बेनिफिशियल माइक्रोब्स के लिए, बट फिर भी हम सभी जो आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन तो उसको यील्ड को बढ़ाने के लिए हमारे फर्टिलाइजर ज्यादा प्रमोट किया गया था। तो तब से ही फार्मर्स क्या कर रहा है कि जितने भी मान लो फार्मर्स को तो ये पता ही नहीं है बेचारों को कि हमें कितना इनपुट डालना चाहिए तब जाके आपकी सोइल जो है डिग्रेड नहीं होगी। तो वो तो बस उसको बढ़ाते जा रहा है बढ़ाते जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो यील्ड लॉस है तो बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो वो आपको कम करना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पे ही हमें फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड वगैरह देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादा उससे बेनिफिट हो रहा है तो हम ज्यादा ज्यादा बहुत ही डोसेस हर साल बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके बाद रीजन कह रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर कैन अल्टर द पीएच। सही बात है, आप एसिडिक फर्टिलाइजर ज्यादा डालोगे तो आपकी सोइल एसिडिक नेचर की हो जाएगी, ठीक है। बेसिक फर्टिलाइजर ज्यादा डालोगे तो बेसिक नेचर की हो जाएगी। तो ये पीएच को अल्टर कर रहा है या बदल रहा है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को भी क्या है रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि सारे माइक्रोब्स वगैरह जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो कौन डिकम्पोज करेगा, तो वो ऑर्गेनिक मैटर ऑब्वियसली कम होगा। तो ये आपके दोनों राइट हो जाएंगे। तो ए एंड बी इज ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एसेशंस की बात करते हैं। कन्वर्जन कंजर्वेशन टिलेज हेल्प इन रिड्यूस सोइल इरोजन, कि कंजर्वेशन जो टिलेज है वो आपका किस में मदद करता है सोइल के इरोजन को रिड्यूस करने में, ठीक है। उसके बाद रीजन बोल रहा है कि कंजर्वेशन टिलेज leaves crop residues on the soil surface which protect it from the wind and water erosion। दोनों बात एक ही है कि आप मान लो कंजर्वेशन टिलेज हम जीरो टिलेज बात करते हैं, हमने पहले भी जो है पहले वाली क्लास में भी बात की थी जीरो जीरो टिलेज की, ठीक है, जीरो टिलेज की। तो जीरो टिलेज की हमने पहले बात करी थी कि वहां पे क्या हो रहा था 100% जो हमारा क्रॉप रेसिड्यूज है वो रिटेंशन हो रहा था, उसका रिटेन हो रहा था। तो उससे क्या होगा सोइल हमारी सोइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, ठीक है। और सोइल जो है अ, आपकी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका एक तरीके से मल्च के यूज में हम उसको क्रॉप रेसिड्यूज को ले सकते हैं ना, मल्चिंग हो जाएगी और क्रॉप जो है बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा हमारी जो सोइल में सोइल इरोजन जो है उसका रिड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद जितना ज्यादा क्रॉप रेसिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा सोइल कवर रहेगी तो विंड इरोजन कम होगा वाटर इरोजन कम होगा, तो वो दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका भी आपको बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द प्रिसीजन एग्रीकल्चर विच टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर द सॉइल मैपिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं लगा रहा हूँ। और दूसरा ऑप्शन है आपका रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इससे भी हम हमारे फील्ड को मैप उसका मैप बना सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रोन ड्रोन को हम घुमा के पूरी फील्ड का एक नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो आपके तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएंगे और ऑल ऑफ दिस इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है, सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इन वीट इज प्राइमरी यूज्ड बाय व्हिच फॉलोइंग मेथड, कि हम आपका जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है जो प्राइमरी हम किस फैक्टर के लिए यूज करते हैं, है ना। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या किस कंसर्न को हम यहाँ पे
अब ये हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है वो डायरेक्टली पूछा है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, अमीनो एसिड डेफिशिएंसी इन प्लांट या कंटिन्यूअस यूज ऑफ सेम हर्बिसाइड ओवर द टाइम, इंक्रीज रेनफॉल या सोइल कॉम्पैक्टनेस। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या होता है, हम क्या करते हैं, बार बार एक ही तरह का हर्बिसाइड यूज करते हैं, है ना, बार बार एक ही तरह का सेम हर्बिसाइड यूज करते हैं, उसका जो एक्शन पैटर्न है वो भी सेम होगा। तो वो क्या करेगा, उस प्लांट जो है, जैसे मान लो हम भी सर्वाइवेंस के लिए हम भी नए नए तरीके या नए नए इन्वेंशन कर लेते हैं, तो उसी तरीके से प्लांट भी अपने को एक ससेप्टिबल बना उसका रेजिस्टेंस बना लेता है पर्टिकुलर हर्बिसाइड के प्रति, और उसमें जो है उसका असर धीरे धीरे नहीं होता है। इसलिए तो हम क्या करते हैं आजकल, जितने भी मिक्स हर्बिसाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मिक्सर्स बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है उसकी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, और वो एक टोटली मिक्स करके कुल मिला के हम हमारे प्लांट्स को या वीड्स को जो मारते हैं उनको पागल बना सकते हैं, और 2 से 3 हर्बिसाइड मिक्स करके हम उसको अच्छा उसका जो है अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे वीड भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस था, ठीक है। और डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं सभी हर्बिसाइड जो है, जो कॉमनली आप यूज करते हो, आइसोप्रोट्यूरोन या फिर आप और भी और चीजें भी यूज करते हो, तो वो आपको जैसे टूपोडी वगैरह, तो ये इनका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हम मिक्स फर्टिलाइजर्स सॉरी मिक्स हर्बिसाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम रेजिस्टेंस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस यूज ऑफ सेम हर्बिसाइड ओवर टाइम, बार बार हम एक ही तरीके की हर्बिसाइड यूज करेंगे तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट रोल डू कवर क्रॉप्स प्ले इन वीड मैनेजमेंट, कि कवर क्रॉप्स का क्या इंपॉर्टेंस या क्या रोल है वीड मैनेजमेंट में। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस पे। दे एलिमिनेट द नीड फॉर द हर्बिसाइड, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, दे कैन सप्रेस वीड ग्रोथ थ्रू कंपटीशन एंड एलिलोपैथी, सही बात है। दे डू नॉट अफेक्ट द पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी गलत बात। और उसके बाद दे इंकरेज द ग्रोथ ऑफ वीट, ये भी गलत बात। तो अपना रहा जो बी ऑप्शन है, क्या बोल रहा है कि जो वीड ग्रोथ है उसको सप्रेस कर देता है कौन, कवर क्रॉप, और उसके साथ compete करता है और एलिलोपैथिक इफेक्ट भी शो होता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अब कवर क्रॉप क्या होती है, जो सोइल को एक तरीके से नॉर्मल भाषा में बोले तो कवर कर लेती है, मतलब उसकी जैसे ऐसी क्रॉप जिनकी रूट अच्छी बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, है ना, रूट ज्यादा ग्रोथ अच्छी होगी, तो उससे क्या होगा, सोइल बाइंड होगी, है ना, और उसमें रूट एक्जुएट जो है वो रिलीज होंगे, और उससे क्या होगा, आपके अदर प्लांट्स को अफेक्ट होगा। प्लांट्स मींस मतलब वीड, है ना, तो वो वीड्स को भी जो है अफेक्ट करेंगे, तो उनकी ग्रोथ को भी सप्रेस करेंगे, तो इस तरीके से आपका हेल्प करती है कवर क्रॉप्स। तो ये आपका एक वीड मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हो जाती है, जिसे हम कल्चरल मेथड भी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, कोरोगेशन इज टाइप ऑफ इरिगेशन। कोरोगेशन कौन से टाइप का इरिगेशन है, क्या सरफेस है, फरो है, या फिर सब सरफेस है, या नन ऑफ दीज। आई होप आपको कोरोगेशन पता होगा, मैंने क्लासेस में कई बार डिस्कस किया है। और कोरोगेशन का सिंपल सा मतलब है कि हम सेलो सेलो फरोज की बात करते हैं, उनमें हम इरिगेशन देते हैं, ठीक है। जो आपकी जैसे मान लो आप सोइंग करते हो, ठीक है, सोइंग करते हो जब छोटी छोटी फरोज बन जाती है ना, ठीक है, सोइंग करते हो सीड ड्रिल से, तो थोड़ी छोटी छोटी फरोज बन जाती है, तो उनको उनमें इरिगेशन, उन टाइप की फरो बना के इरिगेशन देना, उसे कोरोगेशन बोलते हैं, है ना। तो वो एक सरफेस मेथड है ना, कोरोगेशन। अगर हम यहाँ पे फरो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सेलो फरो लिखा होता तो हम फरो मानते हैं, फरो तो थोड़ा डीप हो जाता है, ठीक है, तो उसी डीप फरोज बनाई जाती है, तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। और सरफेस सब सरफेस तो बिल्कुल नहीं है, नॉन ऑफ दीज तो नहीं आएगा। तो हमारा सरफेस आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से सरफेस आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोरोगेशन का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबियम इज। तो आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो राइजोबियम, उसके लिए मेन एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है। तो आप सबको पता है जो मोलिब्डेनम है वो हमारा मेन कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम को जो उसका मेन कंपोनेंट होता है ना, नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम होता है, ठीक है, नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है, तो वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मोलिब्डेनम इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन विच कंट्री, है ना, या इज लोकेटेड इन विच कंट्री, है ना।
ठीक है। तो आपका जो IRRI है वो कहाँ लोकेटेड है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप सबको पता है कि वो कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि IRRI का जो रीजनल सेंटर है वो कहाँ है, तो वो है वाराणसी में। ठीक है, IRI रीजनल सेंटर फॉर राइस। ठीक है, तो आपका वो है वाराणसी में, आपको ये याद रखना है। और IIVR भी कहाँ पे है? IVRI सॉरी, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, IVRI वो भी वाराणसी में है। ठीक है, आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कहाँ है? आपकी बनारस, वाराणसी में। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, द फिनोमिनन ऑफ एलिलोपैथी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। आपको चार ऑप्शन दिया है, तो एलिलोपैथी को कौन अच्छा एक्सप्लेन करता है वो आपको टिक करना है। क्रॉप रोटेशन अफेक्ट सोइल स्ट्रक्चर, फर्स्ट। और सेकंड की बात करें, द एबिलिटी ऑफ वन प्लांट टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर प्लांट थ्रू थ्रू द बायोकेमिकल मींस या बायोकेमिकल सब्सटेंसेस। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका, रिलेशनशिप बिटवीन द सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, नहीं। एनहेंसिंग द क्रॉप यील्ड थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी नहीं। और हमारा बी ऑप्शन है राइट होगा। एलिलोपैथी का मतलब मैं समझाता हूँ। एलिलोपैथी मतलब होता है कि एक ऐसे केमिकल से, ऐसे रूट के एक्जुएट्स जो हमारे दूसरे प्लांट को अफेक्ट करते हैं या उसकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। जैसे मैंने अभी बात करी थी कवर क्रॉप्स की, तो उनमें भी कई क्रॉप्स में ऐसा होता है कि उसमें एलिलोपैथिक इफेक्ट आपको शो होता है। और वो जैसे मान लो सोरगम है, सोरगम का एलिलोपैथिक जो इफेक्ट है वो वीट को, वीट का नाम याद नहीं आ रहा, वीट को, कोई वीट को अफेक्ट करता है, तो उसको भी हम यूज में लेते हैं। और ट्रायल्स में भी आपको नेट पे मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो उसके ऐसे एक क्रॉप का क्या हुआ, हम रूट्स में एलिलोपैथिक इफेक्ट दूसरी क्रॉप्स पे होता है, तो उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। तो वो क्रॉप आपका कुछ भी प्लांट हो सकता है, जैसे कि वीड की हम मोस्टली बात करते हैं, तो वो दूसरे वीड उसकी क्रॉप का वीड पे, ठीक है, तो वो आपका एलिलोपैथिक इफेक्ट हो जाता है। देन सेकंड बात करते हैं हम, विच सिटी इज होम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, IITA की कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, सीधी भाषा में बोले तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नायरोबी, उसके बाद इबाडेन, उसके इबाडेन है नाइजीरिया में, नाइजीरिया में, और एकरा और डेकर। ठीक है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आई होप आप सब जानते होंगे। तो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पे? इबेडन, नाइजीरिया में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज टेक्नोलॉजी। तो आप सबको पता है कि CIFT कहाँ पे है? कोची में। कहाँ पे है? कोची में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोनॉमी जनरल इज पब्लिश्ड फ्रॉम। एग्रोनॉमी जो जनरल है वो कहाँ से पब्लिश्ड होती है? तो वो आपका इंडिया, चाइना, USA, UK। तो आपका USA से वो आपका पब्लिश होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रफी अहमद किदवाई अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड। कौन सी फील्ड में रफी अहमद किदवाई जो है अवार्ड दिया जाता है? क्या सोशल साइंस में, क्या एग्रीकल्चर साइंस में, या फिर स्पेस साइंस में, या एटॉमिक साइंस में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, है ना। एग्रीकल्चर साइंसेज में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो आपका रफी अहमद किदवाई एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेटेड है। उसके बाद इक्री सेट कहाँ पे? इक्री सेट इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ पे? तो आपको बताना है मनीला में, या फिर तरीनाबाद में, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हैदराबाद में, या फिर इलाहाबाद में। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कहाँ पे है। ठीक है, तो आपका इसका जो राइट ऑप्शन होगा तो आपका हैदराबाद में इक्री सेट है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, एपिडा एंड आईफॉर्म्स आर एसोसिएट विद। आपको चार फार्मिंग सिस्टम या चार जो है टर्म्स दिए हुए, तो किससे रिलेटेड है ये दोनों इंस्टीट्यूट? आईफॉर्म्स और एपिडा किससे रिलेटेड है? क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, या नेचुरल फार्मिंग, या क्रॉपिंग सिस्टम, या इंटेंसिव फार्मिंग? तो एपिडा आईफॉर्म है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, और इसको जो दोनों इंस्टीट्यूट जो है प्रमोट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, हिडन हंगर मीन्स, हिडन हंगर का सिंपली क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑप्शन, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर सीन व्हेन द न्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट, ठीक। उसके बाद सर्व यील्ड रिडक्शन में occurs without appearance deficiency symptoms. The nutrient is not deficient but apparently seems indeficient. Visual deficiency symptoms are suppressed by the element. जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या हिडन हंगर्स का मतलब क्या है। मैं पानी पी लेता हूँ, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ हिडन हंगर का मतलब क्या है। जल्दी जल्दी सारे कमेंट करो फटाफट फटाफट, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक है, तो हिडन हंगर की अगर हम बात करें तो हिडन हंगर का जो मतलब है, मींस सर्व यील्ड रिडक्शन में बी अकर्स विदाउट अपीयरेंस ऑफ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है, बिना डेफिशिएंसी सिम्टम्स के वो यील्ड रिड्यूस करता है और सिम्टम शो नहीं करता आपको उसको। और हिडन हंगर कौन शो करता है? पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लग्जरी कंजप्शन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट एज ए रिगार्ड द लग्जरी कंजप्शन ऑफ के फाउंड इन मेज। फर्स्ट ऑप्शन, maize are mechanism to increase yield by taking excessive K above the optimum requirement. Maize takes excessive potassium above the optimum level, and even though growth and yield is not promoted, maize takes excess K above the optimum requirement, the concentration which becomes टॉक्सिक टू दी प्लांट। जल्दी से लग्जरी कंजप्शन का क्या ऑप्शन राइट होगा, कमेंट कर दो फटाफट। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा कि मेज टेक एक्सेस पोटेशियम अबाउ द ऑप्टिमम लेवल इवन दो द ग्रोथ एंड यील्ड आर नॉट प्रमोटेड। और सेकंड हमारे पास ऑप्शन है मेज टेक एक्सेस पोटेशियम अबाउ द ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट, द कंसंट्रेशन हैज बिकम टॉक्सिक टू। इसका जो है राइट आंसर होगा हमारे पास इसमें दो ही ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। तो आपको इसका जो है एक ऑप्शन मिस है शायद, पर इसका मेरे हिसाब से बी ऑप्शन ही राइट होगा, है ना। फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही थी, उसके बाद हम जितने भी बचे क्वेश्चन है दो क्लासेस में और कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ आपको सब्सक्राइब करो और चैनल को, उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू।